आइए, तो आज की क्लास में हम कॉस्ट शीट में कुछ नई बातें आपके साथ और करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से रेडी हो जाएंगे। ठीक है सर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो सबसे पहले आज हम दोबारा से कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की बातें करेंगे। तो मेरे साथ साथ सभी बच्चे नोट करेंगे। जब हमने आपको कॉस्ट के बारे में समझाया था, तो हमने आपको बताया था कि अगर हम कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट के हमने आपको 3 एलिमेंट्स बताए थे। एक हमने आपको बताया था मटेरियल, एक हमने आपको बताया था लेबर, और एक हमने आपको बताए थे एक्सपेंसेस। ठीक है सर। फिर हमने आपको बताया था कि मटेरियल या तो डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट होता है। सबसे सिंपलिसिटी के लिए अगर मैं आपके साथ बात करता हूं, तो मैंने कहा मान लीजिए मैंने ये शर्ट पहनी हुई है। अगर कोई शर्ट मैन्युफैक्चर करता है तो उसके अंदर शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए। दिखाई दे रहा है सर, ये कपड़ा इसमें लगा हुआ है, ये बटन इसमें लगे हुए हैं। तो जो प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट होता है, जिससे प्रोडक्ट बनता है, जो आइडेंटिफाई हो सकता है, उसे बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। मैंने आपको पेन का भी एग्जांपल दिया था। इस पेन के अंदर ये जो पेन का मटेरियल है, ये जो पेन के अंदर रिफिल लगी हुई है, ये सब क्या कहलाती हैं? डायरेक्ट मटेरियल कहलाती हैं। तो डायरेक्ट का मतलब होता है वो कॉस्ट जो प्रोडक्ट के साथ आइडेंटिफाई हो पाए, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। और ये मटेरियल है जो कि प्रोडक्ट का इंटीग्रल पार्ट है, जो इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तो इसे छोड़ के और जो भी मटेरियल किसी भी फैक्ट्री में यूज हुआ, उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। लेबर, जो लेबर प्रोडक्शन करती है, डायरेक्टली इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन होती है, उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट लेबर। अगर मैं शर्ट की बात करूं, तो जो स्टिचिंग कर रहा था टेलर, टेलर को जो चार्जेस पे किए गए वो हैं मेरी डायरेक्ट लेबर। और टेलर को छोड़कर अगर मैं अपने ऑफिस में किसी को भी सैलरी दे रहा हूं, तो वो है इनडायरेक्ट लेबर। सर, हमारी कंपनी में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट काम करता है, हम उसे कुछ पैसे देते हैं, तो वो लेबर है, लेकिन वो इनडायरेक्ट लेबर है। सर, अकाउंटेंट की सैलरी है, इनडायरेक्ट लेबर है। सर, हमारे पास एक मार्केटिंग में एमबीए पर्सन काम करता है, इनडायरेक्ट लेबर है। सिक्योरिटी गार्ड वाले हैं, इनडायरेक्ट लेबर है। जो भी आपके ऑफिस में प्रोडक्शन को छोड़ करके कोई और मैन पावर काम कर रही है, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट लेबर है। हर एक इंडस्ट्री में रहती है। सर, डायरेक्टर क्या है? तो डायरेक्टर भी इनडायरेक्ट पावर लेबर का एग्जांपल है। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस बहुत कम ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट होते हैं। मैंने आपको बताया था, उसे हम चार्जेबल एक्सपेंसेस कहते हैं। और इसे छोड़ करके जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बुलाते हैं। ये जो हमारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इसे हम बुलाते हैं प्राइम कॉस्ट। और ये जो हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती हैं, इन तीनों का सम, ये हमारे पास कहलाता है ओवरहेड्स। दिस इज कॉल्ड ओवरहेड्स। अब ओवरहेड्स पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल था कि मैंने एक प्रोडक्ट बनाने में कितना ओवरहेड खर्च किया है। तो इसके लिए ना कॉस्टिंग में एक सिस्टम है। क्योंकि ये कॉस्ट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कितनी खर्च हुई नहीं बताई जा सकती। जैसे कि हम छोटा सा एग्जांपल बार बार लेते हैं, तो ये पेन किसी ना किसी मशीन से बना होगा, और उस मशीन में पावर कंज्यूम हुई होगी। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि बताइए एक पेन मैन्युफैक्चर करने में कितनी पावर खर्च हुई, तो बच्चा कहता है कि सर पावर तो खर्च हुई, ये तो पता है, लेकिन कितनी खर्च हुई ये नहीं पता। तो जो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही है, उसी को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट।
और जितने भी ऐसे खर्चे हैं जो आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वो एक प्रोडक्ट पर कितने खर्च हुए, तो उन्हें हम बोलते हैं ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के बारे में हमारी कॉस्टिंग कहती है कि ओवरहेड्स को पहले आप कलेक्ट कीजिए। ओवरहेड्स को सीधा सीधा कॉस्ट में नहीं ले जा सकते, पहले आप उन्हें कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के लिए आपके पास पहला हेड होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स, फिर होगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, और फिर होगा आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इनको आप कलेक्ट कर लीजिए, फिर कलेक्ट करके आप इन्हें अपनी कॉस्ट शीट के अंदर लेकर जाइएगा। तो आज हम आपके साथ क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम आपके साथ ये डिस्कस करने वाले हैं कि किन खर्चों को हम फैक्ट्री ओवरहेड्स बुलाते हैं। अब बच्चा कह रहा है कि सर जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल, जो भी इनडायरेक्ट लेबर और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे खर्च हुए होंगे, कहां पर, फैक्ट्री में, उन्हीं को तो कहेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। बिल्कुल ठीक। जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस खर्च हो रहा है ऑफिस में, उसी को कहेंगे ऑफिस ओवरहेड्स। सिमिलरली जो ये खर्च हो रहे हैं सेल्स में, उसे कहेंगे सेलिंग ओवरहेड्स। अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन करते थे उसमें दिया होता था कि फैक्ट्री ओवरहेड्स इतने हैं, ऑफिस ओवरहेड्स इतने हैं और सेलिंग ओवरहेड्स इतने हैं। अब हम कुछ ऐसे लेंदी क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं जो एग्जाम में नहीं आते, क्योंकि लेंदी क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में नहीं आते, लेकिन कंसेप्ट के लिए हमें समझने पड़ेंगे कि अगर कोई पर्सन हमारे सामने आके कहता है कि देखो ये है मेरे खर्चे, मेरी कॉस्ट शीट बना दो, तो इसका मतलब मुझे उसके एक्सपेंस को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि वो वाला एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है या सेलिंग ओवरहेड है। तो हम आपको आज बताएंगे कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि एक्सपेंस कहां जाएगा। अब सर आइडेंटिफाई करना क्या कठिन है? मैंने कहा नहीं, आइडेंटिफाई करना कोई कठिन नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। लेकिन सिंपल तब तक है जब तक खर्चे के साथ लिखा हुआ है कि मैं फैक्ट्री का खर्चा हूं तो आइडेंटिफाई हो गया फैक्ट्री ओवरहेड, मैं ऑफिस का हूं तो ऑफिस का, सेलिंग का हूं तो सेलिंग का। यानी अब हम जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमें लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये खर्चा कहां का है, और हम उसे उस एप्रोप्रिएट हेड में डाल भी देंगे। लेकिन प्रॉब्लम वहां अराइज होगी कि सर अगर कुछ खर्चे के साथ नहीं लिखा हुआ कि वो कहां खर्च हुआ था, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो कॉस्टिंग के अंदर ना कुछ कस्टमरी हेडिंग चली आ रही हैं, वो आपको याद करानी है। तो आज हम आपको पहले लिस्ट देने जा रहे हैं किन खर्चों को अगर मेंशन ना किया हो तो फैक्ट्री में लेना है, ऑफिस में लेना है और सेलिंग में लेना है। ठीक है सर। तो मेरे साथ साथ पहले तो सभी बच्चे यहां पर नोट करना शुरू करेंगे, और जितने भी खर्चे मुझे ध्यान आ रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगा, और अगर कुछ रह जाएंगे तो फिर आप क्वेश्चन करते हुए उनको बाद में ऐड कर सकते हैं, स्पेस छोड़ देना। ठीक है सर। अब बताइए, सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्री के खर्चों की। अगर आपको एक्सपेंसेस में लिखा हुआ मिल जाए फैक्ट्री वर्ड के साथ स्टोर्स एंड स्पेयर्स, तो फैक्ट्री ना भी लिखा हो, सिर्फ स्टोर्स एंड स्पेयर्स लिखा हो, तो आप कहां लेके जाएंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगे। एग्जामिनर कई बार होशियार होता है, वो लिख देता है सिंपली स्टोर्स एंड स्पेयर्स, तो स्टोर्स एंड स्पेयर्स प्रोडक्शन के दौरान कंज्यूम हो जाते हैं। सर इसका और नाम भी होता है? यस, इसको ऑयल एंड ग्रीस के नाम से भी बुलाते हैं। अब बताइए ऑयल एंड ग्रीस कहां इस्तेमाल होती है? मशीन में डाली जाती है, और मशीनें ज्यादातर कहां इस्तेमाल होती हैं? फैक्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। अब बच्चा कहेगा सर मशीन्स तो ऑफिस में भी हैं। अब बेटे ऑफिस में क्या होता है? वाटर कूलर होगा, एसी होगा, कंप्यूटर होगा, उनमें जनरली ऑयल एंड ग्रीस नहीं डलती। हो सकता है कि माइनर पार्ट वहां भी डलता हो, लेकिन अगर आपको लिखा हो ऑयल एंड ग्रीस तो आप उसे क्या मानेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स।
हीटिंग एंड लाइटनिंग, मतलब रोशनी का खर्चा। एक होता है एयर कंडीशनिंग। अब आप जाते हैं कहीं भी मार्केट में सामान परचेज करने, तो शोरूम में एयर कंडीशन होना जरूरी होता है। फैक्ट्री के अंदर एयर कंडीशनिंग नहीं होती, फैक्ट्री के अंदर होता है हीटिंग एंड लाइटनिंग। अच्छा, मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। कभी कभी हमारी वाइफ बोलती है कि चलो जी गोलगप्पे खाने हैं, कई लोग बोलते हैं पानी पूरी, गोलगप्पे। तो हम जाके देखते हैं कि जहां पर भी वो अपने गोलगप्पे रखता है, गोलगप्पे वाला, वो वहां पर एक बल्ब जला के रखता है, क्योंकि बल्ब से गर्मी निकलती है और गर्मी निकलने से शायद उसके गोलगप्पे में मॉइस्चर नहीं आता होगा। तो हीटिंग एंड लाइटनिंग देखो प्रोडक्ट के साथ जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा मैंने आपको एग्जांपल दिया। तो अगर आपको खर्चों में हीटिंग एंड लाइटनिंग मिल जाए तो आपको गोलगप्पे याद आ जाएंगे कि ठीक है सर, गोलगप्पों का एग्जांपल दिया था हमने। खैर, इसी तरह से अगर आपको लिखा हुआ मिल जाए रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। सर रेंट तो किसी भी जगह का हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल। अगर क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर दे फैक्ट्री रेंट तो यहां लेना, ऑफिस रेंट तो यहां लेना, सेलिंग रेंट तो यहां लेना। लेकिन अगर क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं करता, सिर्फ रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस लिख देता है, तो फिर वो फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। अब बच्चे कहते हैं सर रेंट तो हमें पता है, टैक्सेस भी हमें पता है, गवर्नमेंट टैक्सेस लेती है, रेट्स क्या होते हैं? तो जिन बच्चों को रेट्स के बारे में डाउट हो, मैं बता दूं कि कई बार हम जो रेंट देते हैं ना, मान लीजिए आपने कहीं पर कोई फ्लैट किराए पर लिया या आपने किराए पर दिया, तो आप बोलते हैं कि देखो इस रेंट के साथ साथ आपको लिफ्ट के चार्जेस देने पड़ेंगे, सिक्योरिटी गार्ड के चार्जेस देने पड़ेंगे, पार्किंग के लिए एक टैक्स आपको देना पड़ेगा। तो वो जो खर्चे होते हैं ना, उन्हें हम बुलाते हैं रेट्स। यानी पार्किंग का खर्चा, लिफ्ट का खर्चा, लिफ्ट मैन का खर्चा, सिक्योरिटी का खर्चा, बिल्डिंग के साथ जुड़े हुए छोटे मोटे खर्चों के पैसे और अगर लिए जा रहे हैं तो उसे हम बुलाते हैं रेट्स। रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस। अच्छा, कई बार लिखा हुआ मिलता है ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। ड्राइंग ऑफिस, इसमें ऑफिस का वर्ड आता है तो बच्चा कई बार कंफ्यूज हो जाता है, वो इसे यहां डाल सकता है। तो इसलिए हमने बता दिया कि कई बार फैक्ट्रीज में क्या होता है, प्रोडक्शन करने से पहले ड्राइंग बनाई जाती है। अब मान लीजिए आप कोई बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं, तो वो ड्राइंग करके दिखाएगा कि देखो हम ऐसी बिल्डिंग बना के देंगे। तो हो सकता है कि आप किसी ऐसे प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कर रहे हैं जिसके लिए ड्राइंग की पहले बनाने की जरूरत पड़ रही है। तो अगर ड्राइंग ऑफिस लिखा हो तो प्लीज इसे ऑफिस में मत डालना, ये आपका फैक्ट्री का ही पार्ट माना जाता है। ठीक है सर। एक और टर्म आती है हमारे पास, हॉलेज। हॉलेज क्या होती है? तो हॉलेज बेटे बेसिकली ये एक्सपेंसेस हैं विच इज इंकर्ड, to take raw material to the place of production। आप देखेंगे बेटे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं। अगर आप कभी डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी चैप्टर चैनल देखेंगे तो वहां पर वो दिखाते हैं, एक प्रोग्राम आता है फूड फैक्ट्री या मेगा फैक्ट्रीज, इस तरीके से वहां पर कभी आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फैक्ट्री ना बहुत बड़ी होती है। एक साइड पे रॉ मटेरियल रखा हुआ है तो रॉ मटेरियल को ले जाना पड़ता है प्रोडक्शन वाली जगह तक। तो वो लोग ना लिफ्ट का यूज करते हैं, क्रेन का यूज करते हैं। तो लिफ्ट और क्रेन की मदद से रॉ मटेरियल को स्टोर रूम से ले जाकर के प्रोडक्शन की साइट तक पहुंचाना पड़ता है। तो ये जो खर्चा आता है रॉ मटेरियल को एक प्लेस से फैक्ट्री के दूसरे प्लेस में ले जाने का, इसका टेक्निकल नाम होता है हॉलेज। तो हॉलेज क्या है? तो हॉलेज सर एक फैक्ट्री का एक्सपेंस है। ठीक है सर। इसी तरह से फैक्ट्री में रॉ मटेरियल के लिए होता है स्टोर रूम। तो स्टोर रूम से जुड़ा हुआ अगर कोई भी एक्सपेंस आपको क्वेश्चन में दिखाई दे, जैसे स्टोर रूम सैलरीज,
स्टोर कीपर सैलरीज, स्टोर कीपर सैलरीज। इस तरह से स्टोर रूम से जुड़ा हुआ कोई भी खर्चा होगा तो वो आपको लेना है कहां पर? फैक्ट्री में। ठीक है सर। फैक्ट्री में ना लूज टूल्स इस्तेमाल होते हैं, तो अगर लिखा हो लूज टूल्स रिटर्न ऑफ, तो ये भी हमारे फैक्ट्री में जाएंगे। एक होती है प्रोडक्टिव वेजेस, एक होती है अनप्रोडक्टिव वेजेस। तो अनप्रोडक्टिव वेजेस कहां जाएगी? अनप्रोडक्टिव वेजेस हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगी। और कौन से खर्चे हो सकते हैं? वाटर सप्लाई। फैक्ट्रीज में ना पानी बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो अगर आपको लिखा हो वाटर सप्लाई एक्सपेंस, तो वाटर सप्लाई एक्सपेंस कहां जाएगा? फैक्ट्री के ओवरहेड्स में जाएगा। ठीक है सर। इसी तरह से अगर लिखा हो डेप्रीसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी क्योंकि हमारे पास फैक्ट्रीज में यूज होती हैं, तो डेप्रीशिएशन का खर्चा भी कहां जाएगा? फैक्ट्री के ओवरहेड्स में जाएगा। अगर लिखा हो डेप्रीसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, तो यहां आ जाएगा। अगर लिखा हो डेप्रीसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन्स, तो डिलीवरी वैन प्रोडक्शन को सेल्स का काम करती हैं, पहुंचाने का काम करती है, तो यहां आएगा। ठीक है सर। इसके साथ साथ अगर सिंपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिखा हो, तो हम मान के चलते हैं कि फैक्ट्री में रिपेयर मेंटेनेंस कुछ ज्यादा होती है, तो ये रिपेयर मेंटेनेंस फैक्ट्री की है। एक होता है कॉस्ट ऑफ एस्टिमेशन। जैसे हमने अभी आपको लिखवाया था ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, इसी तरह से कुछ कुछ फैक्ट्रीज में ना पहले एस्टिमेशन दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कार का एक्सीडेंट हो गया और मैं उसे वर्कशॉप में ले गया, तो वो हमें पहले बताएंगे कि ये एस्टिमेटेड कॉस्ट आएगी। तो हो सकता है किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने से पहले एक डिपार्टमेंट स्पेशल हो जो आपको ये बताता हो कि प्रोडक्शन करने में आपके सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंगली ये खर्चा आएगा। उसे बोलते हैं कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटिंग या एस्टिमेशन कॉस्ट। क्लीनिंग एक्सपेंसेस, बस मैं आपको कुछ बेटे नाम बता रहा हूं उन खर्चों का जो आपको याद कर लेने हैं कि अगर इनके बारे में लिखा हुआ है तो वो फैक्ट्री का ही पार्ट माने जाते हैं कॉस्टिंग के अंदर। ठीक है। एक हमने आपको क्वेश्चन भी करवाया था, कॉस्ट ऑफ रीवर्क। रीवर्क का मतलब होता है आपने रेक्टिफिकेशन की। किसकी रेक्टिफिकेशन की? डिफेक्टिव प्रोडक्शन। कुछ गुड्स बनाए जो कि डिफेक्टिव बने, तो डिफेक्टिव के ऊपर अगर हमने कुछ काम किया तो वो हमारा बन जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट। तो मैंने आपको कुछ एग्जांपल बताए। अब कुछ एग्जांपल ऑफिस के देख लेते हैं। जैसे कि डेप्रीसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स, डायरेक्टर्स सैलरीज, काउंटिंग ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है सर। इसी तरह से अकाउंट्स या ऑडिट का खर्चा, अकाउंट्स ऑब्लिग ऑडिटिंग। टेलीफोन एक्सपेंसेस, अब सर टेलीफोन तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन हम मानते हैं कि टेलीफोन का सबसे ज्यादा खर्चा ऑफिस वालों का आता है, इसीलिए हमने यहां डाला। ये खर्चे कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा डोमिनेंस कहां होती है उसके अकॉर्डिंगली हम इसको क्लासिफाई करते हुए चल रहे हैं। लीगल एक्सपेंसेस, आप देखते हैं कि कंपनीज वाले अपने पास सीए, सीएस या लॉयर्स को अपॉइंट करते हैं कि आप हमें बताइए हम ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। मैनेजर सैलरी, मैनेजर्स को भी हम अगर ना दिया हो तो ऑफिस का ही पार्ट मानते हैं, ऑल्दो मैनेजर फैक्ट्री में भी हो सकता है। इसी तरह से मैनेजर सैलरी के साथ साथ
पोस्टेज, टेलीग्राम, ऑफिस वाले बहुत लेटर आपस में एक दूसरे को भेजते हैं, और बैंक चार्जेस, ये हमारे नॉर्मल बैंक के चार्जेस हैं। नॉर्मल बैंक चार्जेस मतलब कोई लोन का बैंक चार्जेस नहीं है, ये नॉर्मल बैंक अकाउंट को ऑपरेट करने के चार्जेस हैं। ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा खर्चा आता है कैरिज आउटवर्ड। एक होता है कैरिज इनवर्ड और एक होता है कैरिज आउटवर्ड। तो ये सेल से जुड़ा हुआ खर्चा है। सिमिलरली एडवर्टाइजमेंट, बेचने के लिए, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हम एडवर्टाइज करते हैं। सेल्समैन कमीशन या उनकी सैलरीज, सेल्समैन कमीशन और सैलरीज के बाद और हमारा क्या खर्चा हो सकता है? ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये हमारा सेलिंग से जुड़ा हुआ खर्चा है। इसके साथ साथ ट्रेड डिस्काउंट, अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ हो तो ट्रेड डिस्काउंट को भी हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स मानते हैं। कई बार अकाउंटिंग में भी आपने पढ़ा होगा फ्री गिफ्ट टू कस्टमर्स, तो फ्री गिफ्ट्स बांटे जाते हैं कस्टमर्स को, सैंपल्स दिए जाते हैं कस्टमर्स को कि आप ये सैंपल्स रखिए। एक हमारे पास डिस्प्यूटेड आइटम है जिसे हम बोलते हैं बैड डेब्ट्स। कई लोग कहते हैं कि गुड्स सेल होने के बाद बैड डेट्स होते हैं, इसलिए बैड डेट्स हमारे कॉस्ट का पार्ट नहीं है। लेकिन कुछ लोग, मॉडर्न लोग बोलते हैं कि थोड़ा बहुत हम क्रेडिट सेल्स को प्रमोट करने के लिए क्रेडिट देते हैं और उसकी वजह से बैड डेट हो जाते हैं। तो बैड डेट्स एक डिस्प्यूटेड आइटम है, इसके बारे में आप क्वेश्चन में नोट लिखोगे। अगर आपको लिखता है कि बैड डेट्स एक नॉर्मल अमाउंट तक का लग रहा है तो फिर आप इसे सेलिंग में डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि ये बैड डेट सेलिंग में नहीं आना चाहिए तो नोट डाल देंगे। तो इसकी वजह से हमारा आंसर थोड़ा सा डिफर जरूर करेगा लेकिन गलत नहीं होगा। ठीक है सर। अच्छा, कलेक्शन चार्जेस, कई बार हमें प्रोडक्ट को मनी को कलेक्ट करवाना पड़ता है, उसे बोलते हैं कलेक्शन चार्जेस। मार्केट की रिसर्च करवाई, मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस, मार्केट रिसर्च एक्सपेंसेस ये भी वहां आएगा। और अगर लिखा हो रॉयल्टी ऑन यूनिट्स सोल्ड, जैसे बुक्स के बारे में कहा जाता है कि जितनी बुक्स बिकेगी उतना ही ऑथर को रॉयल्टी मिलेगी, तो ये बन गया सेलिंग एक्सपेंस। अगर रॉयल्टी हो जाए ऑन गुड्स प्रोड्यूस्ड तो फिर वो बेटे डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा। इसका मतलब अगर आप रॉयल्टी देते हैं प्रोडक्शन के बेसिस पर तो फिर वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। और अगर क्वेश्चन कहता है कि हमने तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रॉयल्टी दी थी, तो रॉयल्टी ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ये बन जाएगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट। तो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल लिखवा दिए हैं जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएं, और हम अभी क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन के अंदर हम देख लेंगे कि अगर फैक्ट्री वर्ड यूज हो गया तो फैक्ट्री ओवरहेड हो जाएगा, और नहीं यूज हुआ तो फिर हमें इनमें से ढूंढना पड़ेगा। सर, इनके साथ साथ कुछ ऐसे भी खर्चे होते हैं जो कि कॉस्टिंग में इंक्लूड नहीं किए जाते। मैंने कहा यस, कुछ हमारे ऐसे भी एक्सपेंसेस हैं जो कॉस्टिंग का पार्ट नहीं बनते, तो उससे भी नोट कर लेते हैं। सॉरी, फॉलोइंग आइटम्स oblique expenses are not to be considered oblique included in the cost sheet।
अगर आप कॉस्ट शीट बना रहे हैं और कॉस्ट शीट में आपको ये आइटम दी हुई हैं तो आप इन्हें इग्नोर कर देंगे, इन्हें आप कहीं भी नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये हमारे प्रोडक्ट का कॉस्ट नहीं माना जाता। ठीक है सर। जैसे कि कैश डिस्काउंट, आपने किसी को क्रेडिट सेल किया और बाद में आपने उससे मनी लेने के लिए डिस्काउंट ऑफर कर दिया, इट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। ये हमारे कॉस्टिंग का पार्ट नहीं है। प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हुए इसे मत इंक्लूड करना। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स या प्लांट एंड मशीनरी, इसका कॉस्टिंग से कोई रिलेशन नहीं है। सिमिलरली इनकम टैक्स या प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, ऐसा कुछ भी दिया हो तो वो आपकी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये सारा का सारा आपका फाइनेंस है। अब आपके पास फाइनेंस नहीं है तो कस्टमर आपको ज्यादा पैसे नहीं देगा, इसलिए इसे आप इंक्लूड नहीं करना। सिमिलरली गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये आपके कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बन सकते। अगर आपको कोई डिविडेंड रिसीव हुआ हो या आप कोई डिविडेंड अपनी कैपिटल पर पे करते हो तो वो आपकी कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं बनेगा। अगर आपको बैंक का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है या आपको क्वेश्चन में लिखा है कि शेयर ट्रांसफर फी मिली है, तो ये आपकी अकाउंटिंग से रिलेटेड इनकम हो सकती है, लेकिन कॉस्ट शीट में ये आपकी कहीं भी कंसीडर नहीं होंगी। अगर आप किसी को डोनेशन देते हैं तो डोनेशन की वजह से आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं बढ़ा पाओगे। अगर आप कोई ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व करते हो तो ये हमारी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनता है। ठीक है, तो इस तरह के खर्चे नहीं आएंगे। तो जो खर्चे नहीं आएंगे उनकी तो खैर आपकी बुक में एक डिटेल्ड लिस्ट दी हुई है। मेरे पास ये आपकी बुक का पेज नंबर 13 है। यहां लिखा है कि देखिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये तीनों तो हमारी प्राइम कॉस्ट होती हैं। इन तीनों को छोड़ के जो इनडायरेक्ट है उसे बोलते हैं ओवरहेड्स। वो फैक्ट्री, ऑफिस और सेलिंग का पार्ट होते हैं। इन तीनों की डिटेल मैंने आपको लिखवा दी क्योंकि आपके पास बुक में नहीं थी, लेकिन उनकी लिस्ट जरूर आपकी बुक में दी हुई है जिन्हें आप कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। तो पेज नंबर 13 में लिखा हुआ है कि इन आइटम्स को हम कॉस्ट में बाहर रखते हैं। पहला तो प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ये आप पढ़ सकते हैं। प्योरली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस या प्योरली फाइनेंशियल इनकम्स, इन्हें हम बाहर रखते हैं। और किसी भी एबनॉर्मल एक्टिविटी के लिए आपको कस्टमर कभी पैसे नहीं देने वाला। आप कहो सर मैं प्रोडक्शन करने गया और मेरे से गलती हो गई और मेरे से रॉ मटेरियल वेस्ट हो गया, तो कस्टमर तो आपको पैसे देने वाला नहीं है। तो किसी भी एबनॉर्मल लॉस के लिए, किसी भी एबनॉर्मल गेन के लिए हमारी कॉस्टिंग में कोई भी जगह नहीं है। ठीक है सर। अब हम कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं जिसमें हम आइडेंटिफाई कर पाएं कि कौन सा खर्चा कहां जाएगा। अब मेरे पास सबसे पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1.1 आ रही है। इसमें लिखा है कि आप मुझे कैलकुलेट करके बता सकते हैं प्राइम कॉस्ट कितनी है, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। तो हमने कहा जरूर बता सकते हैं, लेकिन ये इलस्ट्रेशन सॉल्व है तो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं कि आप इसे खुद कीजिएगा। मैं आपको कोई अनसॉल्व क्वेश्चन करवा देता हूं जिससे आपके सॉल्व क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपके पास प्रोविजन बच जाए। ठीक है सर, तो आप हमें कौन सा अनसॉल्व क्वेश्चन करवाना चाहेंगे,
तो बेटे मैं चलता हूं आपके पास अनसॉल्व क्वेश्चंस के ऊपर, और मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 अनसॉल्व क्वेश्चन में हम लोग पहले ट्राई करेंगे। चलिए जी। पेज नंबर है मेरे पास 46। क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम अनसॉल्व्ड क्वेश्चन महेश्वरी मित्तल, और मेरी बुक का पेज नंबर आ रहा है 46। क्या बनाएंगे सर? तो इसमें हम बनाएंगे कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट बनाएंगे तो इसके लिए ना 2 कॉलम ले लेंगे। यहां पर आएंगी डिटेल्स और यहां पर आएगा मेरा फाइनल अमाउंट। ठीक है सर। अब ये क्वेश्चन आपके सामने है। आधा क्वेश्चन एक पेज पर है और आधा क्वेश्चन हमारा जो है वो नेक्स्ट पेज पर है। और इसमें आप देख सकते हैं कि आपको एक्सपेंसेस की लिस्ट दी गई है। अब ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा खर्चा हमारे पास फैक्ट्री का है, कौन सा खर्चा हमारे पास ऑफिस का है, कौन सा खर्चा हमारे पास सेल्स ओवरहेड्स में जाएगा। ठीक है सर। तो अब इसमें से जैसे कि आप देख सकते हैं यहां लिखा है रॉ मटेरियल, फिर प्रोडक्टिव वेजेस, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फिर लिखा है अनप्रोडक्टिव वेजेस। अब बताओ, जितना डिस्कशन हमने किया था उसके अकॉर्डिंगली बताइए अनप्रोडक्टिव वेजेस कहां जाएगी? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस तो अपने आप नाम बता रहा है, फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री हीटिंग अपने आप बता रहा है। मोटिव पावर, मोटिव पावर या पावर हमारी फैक्ट्री ओवरहेड है। हॉलेज फैक्ट्री ओवरहेड है। डायरेक्टर फीस लिखा हुआ है वर्क्स की है। तो जहां लिखा हुआ है वहां तो हिंट मिल रहा है, जहां हिंट नहीं मिल रहा उसके लिए मैंने आपको नोट करवा रखा है। आइए जी इसे हम करना शुरू करते हैं। आधा क्वेश्चन तो ये रहा और आधा क्वेश्चन मेरे पास नेक्स्ट पेज में जा रहा है। ठीक है। अब आप अपनी बुक से देखेंगे या आप इसे कॉपी कर लेंगे, जैसे भी आपको ठीक लगता हो। तो मेरे साथ साथ अच्छा सर, यहां पर तो आपने कहीं पावर या मोटिव पावर लिखवाया ही नहीं। अच्छा छूट गया होगा। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड में मैं ऊपर लिख देता हूं पावर या मोटिव पावर एक ही बात है। पावर के बिना तो फैक्ट्री चल नहीं सकती ना। तो मुझे लग रहा है कि छूट गया है पावर या मोटिव पावर। और मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा स्पेस बना के चलिएगा कि अगर हमें लगे कि हमने कोई एक्सपेंस लिखना हम भूल गए हैं तो हम उसमें ऐड कर पाए। चलिए जी, आउटपुट मुझे गिवन है, आउटपुट गिवन है 10,000 टन्स। पर्टिकुलर्स। सबसे पहले हमारे पास हम इसी सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट वाला ये कंप्लीट करेंगे, यहां तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है। फिर अगले पेज पे लेफ्ट वाला कॉलम कंप्लीट करेंगे, फिर राइट वाला कॉलम कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल के बारे में कोई स्टॉक की इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं इसे मान लूंगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड 33,000। प्रोडक्टिव वेजिस, प्रोडक्टिव वेजिस लिखा हो, फैक्ट्री वेजिस लिखा हो, सब डायरेक्ट लेबर का पार्ट है 35,000। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस
3000. Prime cost 71,000 is my prime cost. प्राइम कॉस्ट के बाद अब मुझे इसमें ऐड करने हैं फैक्ट्री या फिर वर्क्स ओवरहेड्स। और सबसे पहले मुझे गिवन है अनप्रोडक्टिव वेजेस। अनप्रोडक्टिव वेजेस 10,500। प्रोडक्टिव वेजेस मेरी डायरेक्ट लेबर का पार्ट है, अनप्रोडक्टिव वेजेस मेरा फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। अब सर ये तो कहीं नहीं लिखा कि ये अनप्रोडक्टिव फैक्ट्री की है, तो ये माना जाता है, तभी तो आपको लिस्ट बनवाई थी और हमने वहां पर लिखवाया भी था आपको अनप्रोडक्टिव वेजेस। ये लिखा हुआ है अनप्रोडक्टिव वेजेस। ठीक है, अगला है फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस। तो यहां तो लिखा ही हुआ है फैक्ट्री रेंट एंड टैक्सेस 7,500। फैक्ट्री लाइटनिंग 2,200। फैक्ट्री हीटिंग गोलगप्पे का खर्चा 1,500। मोटिव पावर मतलब पावर 4,400 हैवी पावर। हॉलेज ये हमने आपको बताया था कि क्रेन का खर्चा है या फॉग लिफ्ट का खर्चा है जो रॉ मटेरियल को ट्रेवल करती हैं। हॉलेज 3,000। डायरेक्टर फी वैसे तो ऑफिस का खर्चा है लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि ये वर्क्स का है 1,000। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 2,000। अब देखिए मैंने बुक से ये पूरी की पूरी लेफ्ट साइड कंप्लीट कर ली है और ये क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे कंटिन्यू हो रहा है, तो फिर हम नेक्स्ट पेज की लेफ्ट साइड पे जाएंगे। अब यहां लिखा है ऑफिस बिल्डिंग तो ऑफिस में जाएगा, डिलीवरी वैन सेल्स में जाएगा, बेड डेट सेल्स में जाएगा, एडवर्टाइजिंग सेल्स में जाएगा और सेल्स डिपार्टमेंट सैलरीज ये भी सेल्स में जाएगा। यानी यहां पर लेफ्ट वाले पोर्शन में से तो मुझे कुछ भी नहीं मिला। अब वापिस चलते हैं, अब यहां पर राइट पोर्शन की बात करते हैं। ठीक है, राइट पोर्शन में से एक एक करके खर्चा उठाते हैं। तो सबसे पहला था डायरेक्टर फी। अब डायरेक्टर फी तो बेटे ऑफिस का पार्ट था इसलिए छोड़ दो। फैक्ट्री क्लीनिंग, फैक्ट्री क्लीनिंग 500। सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस छोड़ दो। एस्टिमेटिंग कॉस्ट ऑफ एस्टिमेटिंग 800। फैक्ट्री स्टेशनरी 750। ऑफिस स्टेशनरी फैक्ट्री इंश्योरेंस 1100। ऑफिस इंश्योरेंस छोड़ दो। लीगल एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ वेयर हाउस या गोडाउन ये सेल्स का पार्ट होता है। अप कीपिंग ऑफ डिलीवरी वैन सेल्स का खर्चा है। बैंक चार्जेस सेल्स का खर्चा है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आते हैं। कमीशन ऑन सेल्स, लूज टूल्स और वाटर सप्लाई ये दो खर्चे मेरे फैक्ट्री के हैं। लूज टूल्स रिटर्न ऑफ
600 और वाटर सप्लाई 1200 रुपए। कोई स्क्रैप सेल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ, तो ये सारा मैं ऐड कर दूंगा और ये मेरे बन जाएंगे वर्क्स ओवरहेड्स, और फिर मेरी आ जाएगी वर्क्स कॉस्ट। क्योंकि मुझे डब्ल्यूआईपी का स्टॉक तो दिया हुआ नहीं है, तो डब्ल्यूआईपी का स्टॉक गिवन नहीं है, तो ये सीधा वर्क्स कॉस्ट आएगी, अदरवाइज मैं इसे कहता ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। आइए अब इसका टोटल करके देख लेते हैं। 10,500 प्लस 7,500 प्लस 2,200 प्लस 1,500 4,400 3,000 1,000 2,000 500 800 750 1,100 600 और 1,200 37,050। अब पता नहीं हमारी टोटलिंग में मिस्टेक ना हो गई हो, आप भी अपना टोटल लगा लेना, और अगर गलत हो तो आप अपना वाला लिखना। सर हमारा गलत हो सकता है, लेकिन आपका गलत नहीं है, बुक के साथ मैच भी कर रहा है। खैर, बुक के साथ कई बार हो सकता है आंसर नहीं भी मैच करे, बुक भी तो गलती कर सकती है। तो ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। अब ऑफिस वाले खर्चे उठाते हैं, तो यहां लिखा है डायरेक्टर्स फी, डायरेक्टर फी 2,000। उसके बाद सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस सॉरी 200 ऑफिस स्टेशनरी 900, ऑफिस स्टेशनरी 900, ऑफिस इंश्योरेंस 500, लीगल एक्सपेंसेस 400, बैंक चार्जेस 50 रुपीज, बैंक चार्जेस 50 रुपीज, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग 1,000, ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस, ऑफिस रेंट एंड टैक्सेस 500। तो ये हमारे ऑफिस का खर्चा आ गया। चलिए जी ऐड कीजिए, 2,000 प्लस 200 प्लस 900 प्लस 500 प्लस 400 प्लस 50 प्लस 1,000 और प्लस 500। ये आ गया टोटल हमारे पास 5,550, और ये हमारी बन जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और इसी को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का भी नाम देना होगा। तो प्लस 108,050 1,13,600। ठीक है, अब इसमें ऐड कर दूंगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी वैन्स 200, बैड डेब्ट्स, और बैड डेट्स एक नोट देने वाली आइटम है, इसका मतलब मैंने इसे सेलिंग एक्सपेंस का पार्ट बनाया है। एडवर्टाइजिंग
300 सेल्स डिपार्टमेंट सैलरीज 1500 रेंट ऑफ वेयर हाउस 300। अब बच्चों को समझना है, वेयर हाउस सेलिंग में है, स्टोर रूम फैक्ट्री में है। अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन्स, अपकीप मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस, अपकीप ऑफ डिलीवरी वैन्स 700। कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स 1500। टोटल कीजिए, 300 जमा 300 600 जमा 1500 जमा 1000 जमा 1500 4600। ये मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स हो गई। 1,18,200। और अगर आप कॉस्ट ऑफ पर यूनिट निकालना चाहते हो, मतलब पर टन निकालना चाहते हो, तो डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन थी 10,000, 11.82 पर टन मेरी कॉस्ट आ गई। ठीक है सर, हमने अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया। ठीक है सर, अब हम करेंगे अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हम अभी करने जा रहे हैं। और इसमें एक खास बात है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूरा क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो आपको एक बात तो देखनी है कि सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल गिवन है, क्वांटिटी भी गिवन है और उसकी वैल्यू भी गिवन है। फिनिश प्रोडक्ट की भी वैल्यू गिवन है। WIP गिवन नहीं है, लेकिन उसकी जगह फैक्ट्री स्टोर्स गिवन है, और हम जानते हैं कि फैक्ट्री स्टोर्स हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट होता है। ठीक है सर, उसके बाद रॉ मटेरियल परचेज है, सेल्स है। उसके बाद में हमारे पास नीचे कई खर्चे हैं। लास्ट में हमारे पास रॉ मटेरियल के स्टॉक की क्वांटिटी है, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। फिनिश गुड्स का हमारे पास क्वांटिटी है लेकिन वैल्यू नहीं है। तो हम फिनिश गुड्स की वैल्यू तो पहले कई क्वेश्चंस में हम आपको निकालनी सिखा चुके हैं, और अगर आपने घर जाके प्रैक्टिस की होगी तो वो तो आप फटाफट निकाल भी दोगे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर नीचे एक पॉइंट है जिसकी वजह से ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, वो ये है कि स्टॉक ऑफ फिनिश मिक्सचर एट द एंड इज टू बी वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है सर, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल रिमेन अनचेंज थ्रू आउट द ईयर 2010। मुझे नहीं लगता इस लाइन की कोई जरूरत थी, लेकिन ये दिया हुआ है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम लोग फटाफट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, महेश्वरी मित्तल बुक, पेज नंबर 47। ये क्वेश्चन आपका अनसॉल्व क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अंदर फॉर्मेट बना लें।
कॉस्ट शीट। सर ये गिवन नहीं है कि हमने प्रोडक्शन कितनी की है, ठीक है, ये आपको गिवन नहीं है। तो सभी बच्चे पहले पेज के ऊपर तो पूरे पेज पे कॉस्ट शीट बना लेंगे और अगले पेज पे डालेंगे वर्किंग नोट्स। और सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि क्या हम प्रोडक्शन को फाइंड कर सकते हैं। हमने आपको पिछली किसी क्लास में एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्वांटिटी सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ये फॉर्मूला होता है अगर आप प्रोडक्शन निकालना चाहते हो। सेल्स निकालना चाहते हो तो आप सेल्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी सोल्ड मुझे क्वेश्चन में गिवन है 1,53,050। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश मिक्सचर गिवन है 450 और ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश मिक्सचर है 500। तो इसका मतलब हमारी प्रोडक्शन हुई थी 1,53,000 किलोग्राम। तो प्रोडक्शन में लिखेंगे 1,53,000 किलोग्राम। और ये कहां से मिली, तो सर इसके लिए वर्किंग नोट नंबर 1 बना दिया था, वहां से मिली, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड रॉ मटेरियल परचेज्ड। अब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्वेश्चन कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास था 2000 किलोग्राम। ये आपके पास था 2000 किलोग्राम और इसकी वैल्यू गिवन थी 2000। और आपने रॉ मटेरियल परचेज किया 1,60,000 किलोग्राम एट द रेट ऑफ 1,80,000, ठीक है। नाउ तो अगर हम कैलकुलेट करें तो ओपनिंग स्टॉक मेरा 2000 किलोग्राम था, 2 रुपए के रेट पर था। इसका मतलब यह है कि ओपनिंग स्टॉक की मेरी कॉस्ट थी 1 रुपी। 2000 रुपए में 2000 किलोग्राम 1 रुपए की कॉस्ट है। लेकिन जो मैंने इस साल परचेज किया है वो 1,80,000 का परचेज किया है डिवाइडेड बाय 1,60,000 किलोग्राम। तो करंट ईयर में मेरा रेट हो गया था 1 रुपी 125 पैसा, ठीक है। अब आपको एक नई बात बताते हैं, आप इसको कॉस्ट शीट में नहीं भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों को अगर मैं टोटल कर दूं तो इसको हम बोलते हैं टोटल रॉ मटेरियल अवेलेबल। प्रोडक्शन करने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल था, तो इसका मतलब 1,62,000 किलोग्राम आपके पास अवेलेबल था और खर्चा था 1,82,000। अगर मैं यहां पर कॉस्ट निकालूं 1,82,000 रुपीज में मेरे पास 1,62,000 किलोग्राम अवेलेबल था, तो कॉस्ट आती है 1.123, ठीक है। और नीचे क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से हमारे पास लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है 1200 किलोग्राम। और प्रॉब्लम यह है कि मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। तो आइए हम लिखते हैं वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल। वैल्यूएशन ऑफ
रॉ मटेरियल। हमारे पास वैल्यूएशन करने के तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब यह होता है कि हम प्रोडक्शन में जो गुड्स पहले परचेज करते हैं उन्हें हम पहले कंज्यूम कर लेते हैं। आपके पास 2000 किलोग्राम पुराना था और 1,60,000 किलोग्राम आपके पास नया था। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास एंड में स्टॉक बचा हुआ है 1200 किलोग्राम का। तो मुझे सबसे पहले यह आइडेंटिफाई करना है कि यह 1200 किलोग्राम इसमें से बचा है या इसमें से बचा है। तो अगर मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मेथड लेता हूं तो मैं ये मानूंगा कि ये 2000 किलोग्राम तो मैंने खर्च कर दिया प्रोडक्शन में, तो इसमें से तो कोई स्टॉक बचा नहीं है। उसके बाद जो मैंने नया सामान खरीदा उससे मैंने प्रोडक्शन करनी शुरू की, तो फिर मेरे पास जो स्टॉक बचा है वो ये वाला बचा हुआ है। इसीलिए इसका रेट भी वही रेट लिया जाएगा जो कि इसका रेट था, और इसका रेट हमने क्वेश्चन में फाइंड कर रखा था 1.125। तो इसका भी रेट हो गया 1.125। 1200 इंटू 1.125, 1350 रुपए। आप खुद मुझे सोच करके बताइए कि अगर आप फैक्ट्री चला रहे हैं तो आप पहले कौन सा रॉ मटेरियल कंज्यूम करेंगे? जो पहले पड़ा हुआ है उसे बचा लोगे या उसे पहले कंज्यूम करोगे? हम उसे पहले कंज्यूम करेंगे। अगर घर में आप देखते हैं कि आपके घर में आटा, रोटी बनती है तो आटे का इस्तेमाल होता है, तो यह बताइए कि जब नया आटा खरीद के लाते हैं तो पुराने आटे को पहले कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं या नहीं करते कि ठीक है पुराने वाले को निकाल लो, इस्तेमाल कर लो, नया वाला उसमें डाल लो। हो सकता है कि बच्चा कहे कि सर हम ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन मैंने कहा मोस्टली जगहों पर आप किसी शॉप पर जाइए तो दुकानदार की कोशिश यही रहती है कि जो पहले पुराना माल है वो खत्म किया जाए और जो नया माल आता है वो पीछे लगा दिया जाता है, फिर कंज्यूम होता रहता है ताकि पुराना वाला माल निकल जाए और नया वाला माल चलता रहे। वरना पुराना माल अगर पड़ा रह गया तो ये डर रहता है कि पुराना वाला प्रोडक्ट खराब ना हो जाए। ठीक है ना? तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं। अच्छा सर दूसरा एग्जांपल लीजिए। आपके घर में दूध आता है, सर कल दूध आया था और आज सुबह वो दूध बच गया, अभी खत्म नहीं हुआ, नया दूध भी आ गया, तो हम पहले पुराने वाला मिल्क को कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद अपने दिन की रिक्वायरमेंट में नए वाले जो आज का परचेज मिल्क है उसको कंज्यूम करते हैं। तो यानी मोस्टली जगहों पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट लगाया जाता है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो भी हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का कंसेप्ट लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है सर। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली मेरी इसकी वैल्यू आ गई 1350। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया 1,82,000 माइनस 1350, 1,80,650। ठीक है सर। अगर मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाता तो मैं दूसरा तरीका भी लगा सकता था जिसे हम बोलते हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज कहता है क्वांटिटी लो, वैल्यू लो, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो मेरे पास क्वांटिटी थी 2000, या इसको करने की जरूरत ही नहीं है ना, मैंने वेटेड एवरेज कॉस्ट निकाल रखी थी, इसी को बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट। वेटेड एवरेज वाले लोग कहते हैं कि देखो भाई हम क्या करते हैं, पुराना माल और नया माल दोनों का दोनों मिक्स कर देते हैं, हमें तो पता चलता नहीं है कि भाई कौन सा माल पहला है और कौन सा माल पुराना है। जैसे मान लीजिए आप किसी पेट्रोल पंप पर गए और पेट्रोल पंप वाले ने कहा कि मेरे पास नया टैंकर आया है पेट्रोल का, तो वो क्या करता है, वो अपना टैंक खोलता है और नया पेट्रोल उसी में डाल देता है।
पुराने पेट्रोल और नए पेट्रोल को मिक्स कर लिया। अब वो कह रहा है मुझे क्या पता जो पेट्रोल मैं निकाल के बेच रहा हूं वो पेट्रोल अब पुराने वाला निकला कि नए वाला निकला। यानी कुछ ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री होती हैं जहां पर प्रोडक्ट ना मिक्स हो जाता है। जब मिक्स हो जाता है तो फिर वेटेड एवरेज अप्लाई होता है। और वेटेड एवरेज क्या कहता है? वेटेड एवरेज कहता है कि टोटल वैल्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी। तो ये 1.123 आ गया। तो अगर हमारा क्वेश्चन कहता वेटेड एवरेज यूज करो तो मैं वेटेड एवरेज यूज करता। मेरा क्वेश्चन जब भी साइलेंट होगा मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को यूज करूंगा। कॉस्टिंग में एक और मेथड यूज होता है, उसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट ये बहुत रेयर यूज होने वाला मेथड है। ये कहता है कि जब भी हमारे पास नया प्रोडक्ट आता है हम नए प्रोडक्ट को बेचना शुरू कर देते हैं और पुराने वाले प्रोडक्ट को बचा के रख लेते हैं। वो कहता है हमारे ट्रेड में तो ओल्ड इज गोल्ड चलता है, जितना ज्यादा पुराना होगा उतना अच्छा है। बच्चे कह रहे हैं हम समझ गए आप किसकी बात कर रहे हैं। वाइन, वाइन के बारे में कहते हैं, गुड़ के बारे में कहते हैं, शहद के बारे में भी ये कहा जाता है कि जितना पुराना हो उतना अच्छा है। इसलिए हो सकता है कि आप लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला मेथड भी अप्लाई करते हो। अगर आप लास्ट इन फर्स्ट आउट अप्लाई कर रहे होते तो मेरे पास पुराना था 2000 किलोग्राम और नया था 1,60,000 किलोग्राम। ये 1 रुपए पर लिया था और ये 1 रुपए 25 पैसे पर ले रखा था। सॉरी, 12.5 पैसे पर ले रखा था। अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट होता तो फिर मैं ये मान के चलता कि मेरे पास जो स्टॉक है 1200 किलोग्राम का वो ये वाला है। क्योंकि लास्ट वाला मैंने बेच दिया तो स्टॉक कहां से बचा? पुराने वाला बचा। तो मेरे स्टॉक की वैल्यू आती 1200। लेकिन ऐसा जब क्वेश्चन स्पेसिफाई करता तो ही हमें करना होता है। यानी हम हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड से चलेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड कहता है कि आपके पास जो स्टॉक होगा वो सबसे बाद वाली परचेज का स्टॉक होगा, तो उसका रेट भी सबसे बाद वाली परचेज का लिया जाएगा। तो मैंने इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको तीनों मेथड बता दिए और ये तीनों मेथड हर एक स्टॉक के ऊपर अप्लाई होते हैं। ठीक है सर, इसके साथ ऐड कर दिया हमने फैक्ट्री वेजेस। फैक्ट्री वेजेस, फैक्ट्री वेजेस है 1,78,650। इन दोनों को जोड़कर मेरे पास बन जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट बन गई 3,59,000। 3,59,300। ठीक है सर। प्राइम कॉस्ट में हम ऐड करेंगे वर्क्स ओवरहेड्स। वर्क्स ओवरहेड्स में सबसे पहले लूंगा पावर। पावर का खर्चा दिया हुआ है मुझे 30,400। अब बुक ने पावर को प्राइम कॉस्ट के साथ जोड़ रखा है तो हम पावर या मोटिव पावर को वर्क ओवरहेड मानते हैं। ये कभी भी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट नहीं है, तो हम इसे यहां जोड़ेंगे। पावर के बाद मैं जोड़ूंगा फैक्ट्री स्टोर्स, और फैक्ट्री स्टोर्स में लूंगा ओपनिंग वाला। ओपनिंग वाले की वैल्यू थी 7,250 प्लस परचेज ऑफ फैक्ट्री स्टोर्स 24,250। ये ओपनिंग है, ये फैक्ट्री स्टोर्स का परचेज है, और नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है फैक्ट्री स्टोर्स का 5,550। तो मेरे कितने स्टोर्स कंज्यूम हुए? 25,950 के मेरे स्टोर्स कंज्यूम हो गए। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी,
क्योंकि मशीनरी फैक्ट्री में होती है इसलिए डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट बन जाएगा 18,000। उसके बाद फैक्ट्री सैलरीज, फैक्ट्री सैलरीज है 72,220। ओहो हो, यहां पर आगे चल के एक आइटम दी हुई है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आई एम सॉरी, क्वेश्चन हमने पहले पूरा पढ़ा नहीं इसलिए हमसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस छूट गए। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें आगे दिए हुए हैं 18,500। तो 18,500 जोड़ेंगे तो मेरी प्राइम कॉस्ट चेंज हो जाएगी 0, 0, 5 एंड 3 8, 1 कैरी 3,77,800। ओहो, इसीलिए हमारी प्राइम कॉस्ट बुक के साथ मैच नहीं हो रही थी क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंसेस आगे दिए हुए थे, वो हमसे इग्नोर हो गए थे। मुझे लग रहा था कि शायद बुक ने गलती से ये जोड़ दिया है, तो आई एम सॉरी, बुक ने आगे दिया हुआ था। उसके बाद दिया हुआ है मुझे बस, तो इन सबको जोड़ देंगे 30,400 प्लस 25,950 प्लस 18,000 प्लस 72,220, ये वैल्यू आई 1,46,570। इसमें से स्क्रैप सोल्ड माइनस कर दो। सेल्स में फैक्ट्री स्क्रैप की सेल्स दी हुई है 8,170 माइनस 8,170, तो ये हमारी 138,400। तो ये मेरी बन जाएगी वर्क्स कॉस्ट। तो प्लस 3,77,800। वर्क्स कॉस्ट आ गई 5,16,200। चेक कर लूं? हाँ जी, शुक्र है, आपकी बात ठीक है, वरना बच्चे कहते सर आप कितनी गड़बड़ कर देते हो। इसमें जोड़ दूंगा मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। तो ऑफिस सैलरीज 37,220, ऑफिस एक्सपेंसेस 18,200, ऑफिस सैलरीज ऑफिस एक्सपेंसेस, ये दो ही खर्चे दिए हुए हैं, इन दोनों को टोटल कर लेंगे 0, 2, 4, 8 और 7 15, 5। तो मेरी आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 620, 6 एंड 5 11, 5,71,620 मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई। ठीक है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड मिक्सचर। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड मिक्सचर है 1750, 500 केजी का ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड मिक्सचर है, लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड मिक्सचर 450 किलोग्राम का क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड मिक्सचर है, बट उसकी वैल्यू गिवन नहीं है। अब देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसकी वैल्यू आएगी, पहले मैं पेंसिल का इस्तेमाल करूंगा। अगर ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं लेता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 5,71,620,
डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये मैं पेन से लिख सकता हूं, यानी इतना खर्चा किया, 1,53,000 किलोग्राम प्रोड्यूस किया, तो एक यूनिट की कॉस्ट आ गई और 450 किलोग्राम बच गया। अगर ये एक नॉर्मल क्वेश्चन होता तो ऐसे ही काम होता और हमने पूरी कॉस्ट शीट में ऐसे ही किया भी होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बात लिखी थी कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स को आपने वैल्यू करना है एट फैक्ट्री कॉस्ट, जबकि हम उसे वैल्यू करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो यहां क्वेश्चन ने कहा हुआ है, इसीलिए मैं इसे इस वैल्यू पर अब नहीं वैल्यू कर सकता, मुझे इसकी जगह फैक्ट्री कॉस्ट लेनी होगी। और फैक्ट्री कॉस्ट मेरी कितनी है? 5,16,200। इसी वजह से बेटे मैंने ये क्वेश्चन आपको करवाया था कि यहां पर लिखने की वजह से हम ऐसा कर रहे हैं। 5,16,200 डिवाइडेड बाय 1,53,000 इंटू 450, ये आ गया 1518। तो मेरे जो स्टॉक की वैल्यू आएगी वो आएगी 1518, और फिर हम इसे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो 5,71,620 प्लस 1750 माइनस 1518, 5,71,852। हाँ जी, ये हमारा मैच भी कर गया। लीजिए, ये इसमें एक खास बात थी। सर ये बताओ, ये आपने वैल्यूएशन कौन से रूल से की? तो मैं कहूंगा मैंने यहां भी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही लगाया है। करंट वाली प्रोडक्शन में से स्टॉक निकाला है, तो इसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बोलेंगे। ठीक है सर। और जब जब क्वेश्चन साइलेंट होगा हम हमेशा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ही लगाएंगे। एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में मेरे पास सेलिंग सैलरीज हैं। सेलिंग की सैलरीज हैं 41,500 और सेलिंग के खर्चे हैं 18,000। दोनों को ऐड कर दूं तो 500, 8 और 1 9, 59। कॉस्ट ऑफ सेल्स 2, 5, 8 और 5 13, 9 1 10 11 1 कैरी, 6 31 352। और उसके बाद सेल्स मुझे गिवन है, सेल्स मुझे गिवन है 9,18,000। तो मेरा प्रॉफिट कितना आ गया? 9,18,000 माइनस 6,31,352। तो प्रॉफिट आ गया 2,86,648। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अब आप सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। हालांकि मैं अभी एक क्लास और लूंगा और उस एक क्लास में मैं अभी कुछ एक दो क्वेश्चंस आपको और करवाऊंगा। मेरे ख्याल से सिर्फ आप इस क्वेश्चन में अभी थोड़ा सा फंस सकते हो। इलस्ट्रेशन नंबर 1.4, तो इसे छोड़ करके अब आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से आपके पास होमवर्क में सभी क्वेश्चन चले गए। इलस्ट्रेशन 1.1 आप कर सकते हैं, 1.2 आप कर सकते हैं, 1.3 आप कर सकते हैं, 1.4 अभी मैंने छोड़ दिया आपके लिए, 1.5 भी छोड़ दीजिए अभी, 1.6 कर सकते हैं, और 1.7 इंपॉर्टेंट। लास्ट क्लास में आपको याद है मैंने आपको 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाए थे बुक से, तो उसमें जो हमने एक क्वेश्चन किया था लास्ट में, शायद वो क्वेश्चन नंबर कितना था,
मैं अभी दिखाता हूं। ये जो लास्ट अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हमने किया था, याद आ रहा होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 26, बिल्कुल इसी के जैसे ये क्वेश्चन मुझे दिखाई दे गया है 1.7। तो 1.7 आप करेंगे, और इसके साथ साथ जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं हमारे पास, वो भी अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मेरी समझ से अब आपको ज्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और फिर जब आप थक जाएंगे कि सर समझ गए हैं, तब छोड़ देना, सारे क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है। चलिए, आज इतना ही, और अब हम कह सकते हैं कि नेक्स्ट क्लास में कोई एक आधा क्वेश्चन और हम लोग करेंगे, और हमारा ये चैप्टर कॉस्ट शीट कंप्लीट है। टाटा, बाय बाय, सी यू।